इस कहानी की शुरुआत भविष्य की दुनिया से होती है जो कि एक डार्क एज है। धरती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और यहाँ पर पेड़ पौधे और जानवरों का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका है। आज से कई सालों पहले वैज्ञानिकों ने एक डीएनए पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके बाद धरती का वातावरण पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि उसकी वजह से धरती पर वायरस फैल गया, जिससे खाने वाले सभी पेड़ पौधे, जानवर और इंसानों की एक बहुत बड़ी आबादी धरती से खत्म हो गई और अब धरती पूरी तरह से बदल चुकी है। साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। जानवर भी पूरी तरह से बदल चुके हैं। इंसान अपने आप को इन सब से बचाते हैं। यहीं पर एक शहर है जिसका नाम है सिटाडेल। सिटाडेल में वो लोग रहते हैं जो बहुत अमीर है। इन अमीर लोगों की जिंदगी में कोई भी कमी नहीं है और इनके शहर से जो भी बाहर सर्वाइवर्स रहते हैं, ये उन्हें सीड्स यानी कि बीज देते हैं, जिन बीजों को उगाया नहीं जा सकता। और ऐसा ये जानबूझकर करते हैं क्योंकि इन बीजों के बदले बाहर रहने वाले सर्वाइवर को अपना खून देना पड़ता है। यहीं पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वेस्पर है, जो कि बहुत ही स्मार्ट होती है। वो बाहर अपने पिता के लिए और अपने लिए खाना ढूंढ रही होती है। साथ ही वो अलग अलग तरह के सीड्स भी ढूंढती है। वो एक पुरानी लैब में जाती है जहाँ पर वो इन सीड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है। क्योंकि उसे बायोलॉजी की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, इसीलिए वो अलग अलग तरह के प्लांट्स बनाना चाहती है। अब जब वेस्पर अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर में किसी ने चोरी की है। दरअसल उसके पिता बहुत ज्यादा बीमार है और पैरालाइज है, ना वो चल सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। एक मशीन के जरिए उसने अपने पिता को जिंदा रखा हुआ है, लेकिन अब चोरी करने वाला यहाँ का जनरेटर भी खराब करके चला गया है। इसीलिए उसे किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रिसिटी को वापस लाना होगा, तभी वो अपने पिता को बचा सकती है। इसीलिए वो अपने पिता के भाई जॉनस के पास जाती है, जो कि उसके अंकल हैं। दरअसल वो सिटाडेल के लोगों के लिए काम करता है। उसके पास कई बच्चे हैं जिनका खून निकाल कर वो सिटाडेल के लोगों को बेचता है। बदले में उसे सीड्स मिलते हैं। और अब वेस्पर अपने अंकल के पास जाकर सब कुछ बताती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वो बैक्टीरिया दे दूंगा जिससे तुम अपना जनरेटर ठीक कर सकती हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपना खून देना होगा। वेस्पर मान जाती है। वो अपने अंकल को अपना खून दे देती है और उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हें 2 दिन बाद आना होगा, मेरे पास अभी बैक्टीरिया नहीं है। हालांकि वो अपने अंकल का विरोध भी करती है, लेकिन उसके अंकल उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। वेस्पर एक बार फिर से अपने अंकल के घर चुपचाप चली जाती है, जहाँ पर उसे बैक्टीरिया मिल जाता है। साथ ही वहाँ पर उसे कुछ सीड्स भी मिलते हैं। वो उन सीड्स को लेकर वहाँ से निकल जाती है। दरअसल इन सीड्स को सिटाडेल के लोगों ने बनाया है, जो कि लॉक्ड है। सिटाडेल के लोग ही इनसे पौधे उगा सकते हैं, बाकी कोई भी इनसे पौधे नहीं उगा सकता। अब वेस्पर अपने घर आ जाती है, जहाँ पर सबसे पहले वो जनरेटर को फिक्स करती है और इसके बाद सीड्स पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। दरअसल वो किसी भी तरह से इनसे पौधों को उगाना चाहती है। साथ ही उसे ये भी उम्मीद होती है कि एक दिन वो अपने पिता के साथ सिटाडेल जाएगी ताकि उनका इलाज करवा सके, पर उसके पिता कहते हैं कि तुम वहां नहीं जा सकती। दरअसल उसके पिता ड्रोन के थ्रू उससे हमेशा बात करते हैं। वो हमेशा वेस्पर के साथ ही चलता है। वेस्पर को इस बात से बहुत दुख होता है, इसीलिए वो घर से निकल जाती है। रास्ते में उसे एक जख्मी लड़की दिखती है जिसका नाम कैमेला है। पेड़ पौधे उसका खून चूस रहे होते हैं। वो उसकी जान बचाकर घर ले आती है। कैमेला को जब होश आता है तो बताती है कि वो सिटाडेल से है। उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हो गया था जिसमें उसके पिता भी है। वो कहती है कि मैं अपने पिता को ढूंढना चाहती हूँ, अगर तुम मेरी इसमें मदद करोगी तो मैं तुम्हें सिटाडेल में रहने की जगह दे दूंगी। वेस्पर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर कैमेले को पता चलता है कि वेस्पर के जो पिता हैं, कभी वो सिटाडेल की आर्मी में थे, लेकिन जब वो जख्मी हो गए तो सिटाडेल के लोगों ने उन्हें ड्रोन देकर वहां से निकाल दिया, जिसके जरिए वो अपनी बेटी से बात करता है। आज उसकी जो भी हालत है, उसके पीछे सिटाडेल के लोगों का हाथ है। अगली सुबह वेस्पर कैमेलिया के पिता को जंगल में ढूंढने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद उसे उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मिल जाता है, लेकिन वो उसका डोर नहीं खोल पाती। अभी वहां पर उसके अंकल जॉनस आ जाते हैं, जो कि एक बुरे इंसान है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे पता चला। वो उसका डोर खोलते हैं, जिसके अंदर कैमेलिया के पिता जख्मी होते हैं। वो कैमेलिया के पिता को मार देते हैं, क्योंकि सिटाडेल के लोग उन्हें अंदर नहीं आने देते, इसीलिए वो उनसे नफरत करते हैं। यहाँ पर उन्हें कैमेलिया का कपड़ा भी मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर एक और लड़की थी और अब वो उस लड़की को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं ताकि उसे सिटाडेल के लोगों को देखकर इंप्रेस किया जा सके। वहीं वेस्पर को दिखाया जाता है जो घर वापस आ जाती है। वो अपने पिता को सब कुछ बता देती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि तुम ये बात कैमेलिया को मत बताना, हमें सिटाडेल के लोगों से कांटेक्ट करके उन्हें बताना होगा कि उनकी एक मेंबर यहाँ पर है, ताकि वो कैमेलिया को सुरक्षित वापस ले जा सके। वो कैमेलिया को नहीं बताती कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। वो कहती है कि तुम्हारे पिता मुझे नहीं मिले। धीरे धीरे कैमेलिया के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं, जिससे कैमेलिया वेस्पर से बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है। वेस्पर उसे अपनी सीक्रेट लैब में भी ले जाती है, जहाँ पर उसने अलग अलग तरह के बीजों से अलग अलग तरह के पौधे उगाए होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी खाने लायक नहीं होता। दरअसल वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। धीरे धीरे इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। एक दिन वेस्पर कैमेलिया को एक बुक दिखाती है जिसमें जानवरों की फोटोज होती है। इन जानवरों को असल में उसने कभी नहीं देखा, लेकिन कैमेलिया ने देखा है, इसीलिए वेस्पर को वो उनके बारे में बताती है। वेस्पर कहती है कि अगर वहाँ सिटाडेल में जानवरों के लिए जगह है तो हमारे लिए क्यों नहीं, हम सिटाडेल में रहने के बदले वहाँ के लोगों के लिए काम कर सकते हैं। कैमेलिया उसे बताती है कि सिटाडेल के जो लोग हैं वहाँ पर जग्स को प्रोड्यूस करते हैं। जग्स वो इंसान होते हैं जिन्हें बनाया जाता है, जो उनके लिए गुलामी करते हैं। ये एक तरह के ह्यूमन होते हैं जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया जाता है। जो सिटाडेल के लोगों के लिए गुलामी करते हैं वो कभी उनका विरोध नहीं करते, इसीलिए सिटाडेल के लोगों को अपनी गुलामी करवाने के लिए असली लोगों की जरूरत नहीं है। अब किसी भी तरह से वेस्पर कैमेलिया
को उसकी दुनिया में यानी कि सिटाडेल में वापस भेजना चाहती है, लेकिन उसके पास वहाँ के लोगों से संपर्क करने के लिए कोई भी ट्रांसमीटर नहीं है, पर उसके अंकल जोनास के पास है। इसीलिए वो ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करने के लिए जोनास के घर जाती है, लेकिन उसके अंकल जोनास उसे देख लेते हैं और उसके ड्रोन में कुछ खराबी करके वहाँ से उसे भेज देते हैं। अब जब वो रास्ते में होती है, उसे पता चल जाता है कि जोनास ने उसके ड्रोन को खराब कर दिया है। वो ड्रोन गिर जाता है और जब वो ड्रोन लेने के लिए जाती है तो कुछ बच्चे जो कि जोनास के गुलाम है उस पर हमला करके उसके हाथ पर मोहर लगा देते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो भी जोनास की गुलाम है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाती है और वापस घर आके रोने लगती है। पर कैमेलिया जो अब उससे प्यार करती है उसे संभालती है। यहाँ वेस्पर को बुरा लगता है कि उसने कैमेलिया से झूठ कहा, पर अब वो उसे एक नदी के किनारे ले जाती है जहाँ पर उसके पिता की डेड बॉडी होती है, जिससे कैमेलिया पूरी तरह से टूट जाती है। वो बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसके रोने के अंदाज से उसे पता चल जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है। वेस्पर उसकी बैग पर एक निशान देखती है जो सिर्फ जग्स की बैग पर होता है, यानी कि उन लोगों की जिन्हें सिटाडेल के लोग अपनी गुलामी करने के लिए बनाते हैं। पर कैमेलिया एक आम जग नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही एडवांस जग थी जिसे कैमेलिया के पिता ने बनाया था। सिटाडेल में इस तरह के जग्स बनाना कानूनी अपराध था, क्योंकि इस तरह के जग्स उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। इसीलिए सिटाडेल के लोगों ने कैमेलिया और उसके पिता को मौत की सजा दी, जिसके बाद कैमेलिया के पिता उसे लेकर वहां से निकल गए और उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हो गया। पर वेस्पर को ये सच पता लगने के बाद बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब उसकी उम्मीदें टूट चुकी है। उसे कैमेलिया ने वादा किया था कि वो उसे सिटाडेल ले जाएगी, लेकिन वो खुद ही एक अपराधी है। सिटाडेल के लोग उसे मारना चाहते हैं, तो वेस्पर को कभी वहां नहीं ले जा सकती। वेस्पर अपने घर वापस आ जाती है और कैमेलिया को वहां से जाने के लिए कहती है। साथ ही वो अपने पिता को सारा सच बता देती है। वेस्पर के पिता कहते हैं कि कैमेलिया की इसमें कोई गलती नहीं है। दरअसल उन्हें इसी तरह से बनाया जाता है कि वो दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। और अब वेस्पर को अपने पिता की बात समझ में आ जाती है। वो बाहर जाती है जहाँ पर कैमेलिया अपने आप को मारने वाली होती है, लेकिन उसे वेस्पर रोक लेती है। साथ ही उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सेल से रिसर्च करूंगी ताकि मैं सीड्स को अनलॉक कर सकूं और तुम्हें भी ऐसा लगे कि तुम्हारी जिंदगी यूजफुल है। और अब वो उसके सेल से रिसर्च करना शुरू करती है, लेकिन उसके सेल्स भी लॉक्ड होते हैं, जिन्हें अनलॉक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब रहती है। यहाँ वेस्पर पूरी तरह से हताश हो चुकी है, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता। तभी कैमेलिया उसे कहती है कि मेरे पिता ने कहा था कि म्यूजिक तुम्हें किसी भी तरह की सिचुएशन में कॉन्सेंट्रेट करना सिखाता है। और इसके बाद वो अपने पिता की धुन को बजाना शुरू करती है, जिससे उसके सेल्स के चारों तरफ जो बैक्टीरिया होता है वो अपने आप ही अनलॉक हो जाता है, यानी कि उसके पिता ने इस बैक्टीरिया को अनलॉक करने के लिए इस धुन के साथ जोड़ा हुआ था। और अब वेस्पर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि किस तरह से बीजों को अनलॉक किया जाएगा जिसके चारों तरफ बैक्टीरिया है जो उसे ग्रो नहीं होने देते। वो अपनी लैब में जाती है और बीजों के ऊपर एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है और जल्दी वो बीजों को अनलॉक कर देती है, यानी कि अब इन बीजों के जरिए धरती पर फसल उगाई जा सकती है। वहीं घर पर दिखाया जाता है जहां पर वेस्पर के अंकल जोनस पहुंच जाते हैं। वो कैमेलिया को देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये सिटाडेल की कोई इंसान नहीं बल्कि एक जग है। वो उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वेस्पर पहुंच जाती है, उसके ऊपर हमला करते हैं। जोनस अकेला होने की वजह से उनसे जीत नहीं पाता और अब वेस्पर जोनस से एक सौदा करती है। वो कहती है कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे और इसके बदले मैं तुम्हें वो बीज दूंगी, वो फॉर्मूला दूंगी जिससे तुम अपने लोगों का पेट भर सकते हो, फसल उगा सकते हो। जोनस इस डील को एक्सेप्ट करके वहां से निकल जाता है, पर उसने इनसे झूठ कहा होता है। वो घर जाने के बाद ट्रांसमीटर से सिटाडेल के लोगों को बता देता है कि उनकी जग जो भागी थी वो यहाँ पर है। वो वेस्पर के घर का पता बता देता है। वहीं वेस्पर ने बीजों को अनलॉक करने के लिए जो केमिकल जो लिक्विड बनाया होता है वो उन्हें कुछ बीजों के ऊपर डालती है, जिससे बीज अनलॉक हो जाते हैं और तभी इनके घर के अंदर जहरीली गैस फैलना शुरू हो जाती है। वेस्पर के पिता समझ जाते हैं कि सिटाडेल के लोगों को इस बारे में पता चल चुका है कि उनके घर में एक जग है और ये उनका हमला है। कैमेलिया तय करती है कि वो अपने आप को सिटाडेल के लोगों को सौंप देगी, पर वेस्पर के पिता कहते हैं कि तुम अगर उन्हें अपने आप को सौंप भी दो तो भी वो वेस्पर के पीछे आएंगे, तुम दोनों के दोनों जंगल में चले जाओ और जब सिटाडेल के लोग यहाँ पर आएंगे तो मैं उन्हें कह दूंगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये दोनों उसकी बात मान जाते हैं। वेस्पर और कैमेलिया दोनों जंगल चले जाते हैं। वहीं सिटाडेल के सोल्जर अब आते हैं, जो सबसे पहले वेस्पर के अंकल जोनस के घर जाते हैं और उन्हें मार देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जोनस उनके खिलाफ है। और अब वो सारे के सारे सोल्जर उस जगह आते हैं जहाँ पर वेस्पर के पिता हैं। वेस्पर के पिता ने पहले ही अपने ड्रोन को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मोड पर लगा दिया होता है और जैसे सोल्जर्स वहां पर आते हैं वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वेस्पर के पिता के साथ साथ बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। लास्ट से आग की उठती हुई लपटों से वेस्पर समझ जाती है कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। वो वापस जाना चाहती है, लेकिन कैमेलिया उसे रोक लेती है और अब कुछ सोल्जर जो बच गए होते हैं वो इनके पीछे आते हैं, लेकिन एक घने जंगलों में पहुंच जाते हैं जहां पर इस तरह के पेड़ पौधे हैं जो इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। वो पेड़ पौधे कई सोल्जर्स को मार देते हैं, ये उनके हथियार भी ले लेते हैं, लेकिन सोल्जर्स लगातार आते रहते हैं। कैमेलिया वेस्पर से कहती है कि इनका आना नहीं रुकेगा जब तक कि मुझे अपने साथ नहीं ले जाते, इसीलिए मुझे जाना होगा। हालांकि वेस्पर उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी कैमेलिया वेस्पर को किस करती है, जिससे उसे नींद आ जाती है। वो उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर उन सोल्जर के पास चली जाती है। सोल्जर्स कैमेलिया को अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह वेस्पर की जब आँख खुलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो वहाँ से अपने घर जाती है जो पूरी तरह से राख में बदल चुका है। वो वहाँ पर कुछ सीड्स को प्लांट करती है जिनसे अब पेड़ पौधे उग सकते हैं। तभी यहाँ पर कुछ बच्चे भी आ जाते हैं जो जोनस के गुलाम थे, पर अब जोनस मारा जा चुका है, इसीलिए सब आजाद हो चुके हैं। वेस्पर इन सब को लेकर आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर इन्हें पिलग्रिम्स का एक ग्रुप मिलता है। पिलग्रिम्स वो लोग होते हैं जो हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखते हैं, शायद ये सब के सब वायरस से इन्फेक्टेड है। इनके
साथ ही सभी आगे बढ़ जाते हैं और एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पिलग्रिम्स ने चीजों से एक बहुत बड़े टावर को बनाया होता है। वेस्पर उस टावर के ऊपर चढ़ जाती है और उसके पास जो अनलॉक बीज होते हैं उन्हें हवा में उड़ा देती है, जिससे वो चारों तरफ फैल जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में धरती पर हर जगह उस तरह की फसलें उग जाएंगी जिसे इंसान खा सकते हैं। इससे एक बार फिर से धरती पर जीवन पहले की तरह हो जाएगा। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको